हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के ज्योग्राफी की बुक की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हेलो, दिस इज़ स्वप्निल कुमार झा हियर एंड आई एम अवेलेबल टू यू फॉर टीचिंग ज्योग्राफी नाउ। ओके, सो आज हम लोगों को पढ़ना है ये फर्स्ट चैप्टर। इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सारा का सारा जो पीपीटी बनाया हूँ वो सब एनसीईआरटी से मैंने रेफ़र करके बनाया है ना। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो एक सिंपल सा नोट्स बना लो, जब भी बैठो कॉपी पेन लेके बैठो, उसको लिखो अच्छे से अपने लैंग्वेज में, और फिर उसको याद करो, उसको बढ़िया से मगअप करो, रिमेंबर करो। जब तक लर्न ना हो जाए उस चीज़ को बार बार पढ़ते रहो, बार बार वीडियो देखते रहो। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट डेफिनीशन क्या है इसका। देखो, रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है। अगर डेफिनीशन देखा जाए तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद वो हर चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या हुआ इसका मतलब। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसको हमने अब तक बनाए गए टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर सकने में आराम से सक्षम हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल, कुछ ऐसा चीज़ जो ज़्यादा पैसा खर्च करके कम वैल्यूबल वाला थिंग नहीं, ऐसा चीज़ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी चीज़ चाहिए जो कम खर्च में ही हमारा काम बना दे, ऐसी चीज़ हमें चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ द इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब जो हमारे कल्चर में आजकल चलता चला जा रहा है उसको एक्सेप्ट करें, इसी ईजीली एक्सेप्टेबल मतलब हमारे इंडिविजुअल को उधर ईजीली एक्सेप्ट किया जा सके। तो ये जो डेफिनेशन है उसको तो रट्टा मार दो। मैं तो ये कहूँगा कि everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ये जो लास्ट की जो लाइन है ना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, अगर आप ये तीन चीज़ें लिख देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है, मतलब जो पूछा गया है व्हाट इज रिसोर्स, उसमें पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये इतना, यही की पॉइंट है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंस जो है हमारे टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन के बीच में कैसे होता है। आप नीचे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में बीच में लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स। अब आप ये देखिए कि हमारे पास में जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग डिपेंड करते हैं, किसके साथ, नेचर के साथ। मतलब इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। और जैसे ही वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करता है, इसके थ्रू, मतलब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरेक्ट करने के बाद क्रिएट होता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। मतलब समझ में आया। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करने के बाद हमारा इंस्टीट्यूशन बनता है ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए करना क्योंकि हमको फिर से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तब आगे फिर से नेचर से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, और नेचर से इंटरेक्ट करेंगे तो फिर से हमारा इंस्टीट्यूशनल स्टैब्लिशन होगा। ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, आया समझ में। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरेक्ट किया, नेचर से इंटरेक्ट किया तो हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया। यही यही उसके साइकिल चलता रहता है। जैसे इंस्टीट्यूशन बनेगा हमारा क्या बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता चला जाएगा। काम खत्म। यहीं पे यही साइकिल को याद रखो, इस डायग्राम को याद रखो, कुछ नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें मैंने आपको बता दूंगा कि इसमें आपके बुक में टोटल 4 तरीके से दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of the development। इस तरीके से आपके 4 मुद्दों पे आपके बांट करके दिए गए हैं इसके टाइप्स। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें देखिए बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, अब ये क्या होता है ये सब मैं आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें 2 तरीके का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके। चौथा आता है लास्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ये
ये जो 4 ABCD पॉइंट है, इसमें जितने भी आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उसको बार बार पढ़ो, रट्टा मार जाओ, याद कर लो, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो पहला जो होता है वो होता है बायोटिक रिसोर्स। अब ये क्या होता है, देखिए बायोटिक रिसोर्स, वायु, वायु क्या होता है, वायु मतलब हवा, मतलब जिसको हवा की जरूरत पड़ती है, ऐसे चीज़ जिसको हवा की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, पहला चीज़ बायोस्फीयर से मिलेगा, एंड हैव लाइफ, मतलब जिसमें लाइफ होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा फौना। अच्छा, ये फ्लोरा फौना में बहुत दिक्कत होती है ना लोगों को, आपको ये पता होता है कि इसमें एक पेड़ पौधा होता है, एक जीव जंतु होता है, जानवर, एनिमल्स। ओके, सो कैसे याद रखेंगे फ्लोरा कौन सा होता है और फ्लोरा कौन सा होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए मैं आपको याद दिखाता हूँ, फल फूल, फल फूल फ्लोरा, सब फॉलो फॉलो आता है ना, फल फूल फ्लोरा, तो ऐसे याद रखो, जो फ्लोरा वाला है वो फल फूल मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है, बाकी जो दूसरा बचा वो सीधे जीव जंतु से हो जाएगा, फौना जीव जंतु से, हम तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। सो फिशरीज मतलब मछलियाँ, लाइव स्टॉक्स मतलब जितने भी जानवर मवेशी वगैरह हैं, काऊ बफेलो, ये सब सारा, ठीक है। ये सब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सब सारा का सारा बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाता है। दूसरा हमारे पास में आता है ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स का मतलब ठीक इसका उल्टा, ऐसे चीज़ जो नॉन लिविंग है, मतलब ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक रिसोर्सेज। प्लास्टिक हो गया, रॉक हो गया, मेटल हो गया, आपका माउस हो गया, उसका जूता हो गया, उसकी बोतल हो गया, हमारे कैप हो गए, सारा का सारा क्या हो गया, ए बायोटिक रिसोर्सेज। याद हो गया। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे, ये जो पोर्शन है इसका, आप यहाँ पे देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ना, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है इसका बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे इसको डिपेंड करते हैं, मतलब इसको ऐसे ही बाइफरकेट किया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि रिसोर्सेज को हम लोग जब भी बांटेंगे तो एक तरीका ये भी होता है कि आप उसको सीधे नेचुरल और ह्यूमन में बांट दो, ह्यूमन को दो भागों में बांट दो, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद नेचुरल को बांट दो, तो दो तरीके में, नेचुरल को कौन से में बांटोगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल को दो तरीके में बांटो, कंटिन्यूस एंड फ्लो, बायोलॉजिकल, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। एक तो कंटिन्यूस और फ्लो, दूसरा बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल को दो में बांट दो, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब ये फ्लोरा और फौना हो गया यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में, नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट जितने भी हो गया वो, और वाइल्ड लाइफ मतलब उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु। अब ऊपर आ जाओ, फिर से देखो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को दो तरीके से बांटा गया, एक रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का एग्जांपल मेटल, नॉन रिसाइक्लेबल का एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। मैं आगे भी बताऊंगा इसके और, तो अभी आप देख लीजिए पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जो पहला पार्ट है वो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनेसेबल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोलर और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारा का सारा जिसको हम नहीं बना सकते, भगवान ने बनाया सब कुछ, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो आप याद रखो इसको। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू द कंटिन्यूस और फ्लो, मैंने अभी आपको डायग्राम में पीछे दिखाया, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आएगा, इसका ठीक उल्टा, कि जिसको हम लोग बना नहीं सकते खुद से, मतलब ऐसा चीज़ जो बनेगा मतलब केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ही, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम लेगा कि हमारे 4-5 पुस्ताकें निकल जाएंगे, 5, और पता भी नहीं चलेगा हमें, ठीक है। ऐसे मिनरल एंड फॉसिल्स, जैसे पेट्रोलियम है, वो तो लाखों लाख साल लग जाते हैं उसको बनने, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको, वो भी हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला सिचुएशन क्रिएट होगा तब जा करके बनेगा। तो ये कोयला, मतलब ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, जितने भी चीज़ें ये जो हमारे माइंस वगैरह से निकलती हैं, ये सब सारा का सारा क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता ही है कि जानवरों के और ये पेड़ पौधों के दबने से जो नीचे में जो फ्यूल बनता है, जैसे पेट्रोलियम और ये आपका कोयला वगैरह, सब सारा का सारा फॉसिल फ्यूल में ही आता है, ठीक है। सो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। मैंने बता दिया अभी आपको कि सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स एंड रिसाइक्लेबल्स, ये जो है ये सब क्या है कि ये मेटल्स
वगैरह रिसाइकलेबल है, मतलब उसको हम लोग गला गला के अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल वगैरह, एक बार जल गया तो फिर उसका कोई काम नहीं, मतलब उसको हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते। कोयला, ठीक है, इस तरीके से मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग दो तरीके में बांटते हैं, एक रिसाइकलेबल, एक नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में भी दो तरीके का हो गया, आपको समझ में आ गया दोनों। अगला हम लोग अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के 4 पार्ट हैं। पहला जो उसमें आता है वो आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब अपना माल, खुद का अपना सामान। याद रखो इसमें क्या है कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स। आपके पास आपका पेन है, ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपकी कॉपी, आपके बुक्स, आपके बैग्स, टिफ़िन, वाटर बॉटल, चप्पल, जूते, सब कुछ, ये जितने भी आपके पास हैं वो सब आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। किसी फार्मर को देखो, उसके पास लैंड है, वो कहाँ से लाया लैंड? गवर्नमेंट को उसने पैसा दिया, किसी को उसने पैसा दिया, उसके बदले उसने ज़मीन खरीद ली। तो जिसने ज़मीन खरीद ली तब उसका मालिक कौन है? उसका मालिक है वो फार्मर, ठीक है। तो दैट इज हिज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ ऐसे विलेज में आप देखोगे कि लोगों के पास ज़मीन होती है, कुछ के पास नहीं होती है। तो जिसके पास में नहीं है उसके पास में इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। अर्बन पीपुल के पास में क्या होगा? जो शहरों में रहते हैं, जैसे आप देखो घर है आपके, तो आपका क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, हाउसेस है ना, प्लॉट्स हो गए, अदर प्रॉपर्टी, कार हो गया, बाइक हो गया, किसी के पास में प्राइवेट जेट प्लेन भी होता है, विराट कोहली को देखो है ना, उसके पास में भी हो गई है ना। तो इस तरीके से सो प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एट्सेट्रा आर द सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय द इंडिविजुअल। मतलब पेड़ लगा दो आपने, आपके ज़मीन पे फार्म हाउस खोल लो, ये सब सारा का सारा आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये सब सारे ध्यान में रखो इतना कि जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब का सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज में ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करो। दूसरा कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि जो कम्युनिटी, ऐसा चीज़ जिसमें कोई भी जा सकता है, जैसे रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब क्या हुआ कि जैसे विलेज कॉमन हो गए, ग्राजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, ऐसा आपका घर के बगल का पार्क होगा कोई, वहाँ पे आप भी जा सकते हो, आपके सामने की आंटी जो आपकी चुगली करती है वो भी जा सकती है, कोई भी जा सकती है। मेरा मतलब है कि कोई भी जा सकता है, जैसे आपका झगड़ा हो वो भी जा सकता है, जिससे आपको प्रेम हो वो भी जा सकता है, ओके। सो दीज आर द एरिया वेयर एनी वन कैन गो, एनी वन कैन एक्सेस इट। मतलब पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, अर्बन एरियाज में ये सब सारा का सारा आप देखते हो। गांव घर में ऐसे भी पॉन्ड्स वगैरह, नदी वगैरह होते हैं जहाँ पे कोई भी जा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी हॉल हो गया, ये सब भी एक तरह से कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। मतलब उस आसपास में रहने वाले लोगों का डी फैक्टो राइट हो गया, मतलब उस पर स्वतः ही उसका राइट हो जाता है। मतलब उस एरिया में आप रह रहे हो तो वह आपका प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में थर्ड नंबर है इसका नेशनल रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा कि ये आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। देखिए नेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो, सारा का सारा इंडिया का प्रॉपर्टी है, आप जिस कंट्री में रहते हो उसकी प्रॉपर्टी है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। अगर आपके घर के नीचे पता चला कि तेल का खदान निकल गया है तो यू कैन नॉट क्लेम दैट इट इज़ माई माइन। आप नहीं कह सकते कि ये मेरा माइन है, ये मेरा ये है, क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम का खदान है। नहीं, ये आपका नहीं रहेगा, ये गवर्नमेंट का हो जाएगा। आपको सिर्फ कुछ पैसे दे दिए जाएंगे मुआवजे के रूप में, ठीक है, और कहेंगे कि बस आपको ये मिल गया, आप इसी से संतोष करो, ये तेल का खदान हुआ सरकार का, ठीक है। सो यू कैन नॉट क्लेम दिस, ओके। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट के कहने पे किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, चाहे वहाँ पे कुछ मिले, चाहे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे रेलवे का ट्रैक बिछाना हो, कैनाल बनाना हो, रोड बनाने हो। ऐसा पता चला कि आपके घर के आसपास से नहर निकलने वाला, उसमें आपका घर भी आ रहा, तो आप तो वहाँ से हटा देंगे, समझ लो इस चीज़ को। क्यों? आपको वहाँ पे पैसे दे देंगे, बोलेंगे यहाँ से हटो, यहाँ पे नहर खुदेगी, है ना। तो इस तरीके से मतलब हमारा कोई पर्टिकुलर राइट नहीं होता, मतलब तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमारी तब तक के लिए जब तक कि वहाँ से कोई प्लान पास नहीं हुआ, चाहे वहाँ पे कोई भी खदान नहीं निकला, तभी तक वो हमारी प्रॉपर्टी है। दैट्स इट, ओके। आया समझ। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कुछ भी कर सकती है आपके साथ ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंटल राइट, गवर्नमेंट के कहने पर। मोदी जी अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका पर्सनल फ़ायदा हो, नहीं, पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं कर सकते हैं, वो कंट्री के फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, जो जनमानस में आसानी से लागू किया जा
किया जा सके जनमानस की सुविधा के लिए, ठीक है, मतलब सोसाइटी की सुविधा के लिए। ये तो ज़मीन की बात हो गई, लैंड की बात हो गई। अब लैंड के बाद अगर आप ओशन में देखो तो ओशन में हमारा जो इंडिया का मैप याद है, इंडिया का मैप के नीचे वाले एरिया जिसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, जिसके तीनों साइड पानी है, ठीक है, मतलब पेनिनसुला का मतलब ये होता है तीनों साइड पानी है ना, तो 3 साइड में पानी है, उसके कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल यानी 22.2 किलोमीटर, जो कोस्ट से 22.2 किलोमीटर आगे तक वो नेशनल प्रॉपर्टी है, इंडिया की प्रॉपर्टी है। उसमें दूसरे कंट्री का आदमी आकर के मछली भी नहीं मार सकता है, ड्रिलिंग भी नहीं कर सकता, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। आपने कई बार इसमें पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि श्रीलंकन मछुआरे पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना, चाहे इंडियन को तमिलियंस जो लोग मछली मारते हैं वो उनको श्रीलंकन पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं भाई? क्योंकि जो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल ख़त्म हो गया, तो वो धोखे से उसके एरिया में चले गए, जानबूझ के भी कहीं जाते होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके एरिया में आप गए तो वो इलीगल हो जाता है, तो उसको इसलिए पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर देते हैं। सो द कॉस्ट, दीज आर द कोस्ट, मतलब 12 नॉटिकल माइल का जो कॉस्ट टर्म्ड एज द टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की प्रॉपर्टी वो होगी हमारे कोस्ट के 12 नॉटिकल माइल के अंदर का। ओके, अगला हमारा आता है जो लास्ट है इसका किसका, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का, ठीक है। चौथा पॉइंट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ध्यान से सुनिए कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इस कोरोना के मौसम में कौन नहीं जानता होगा, WHO एक इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। हमारे लिए भी काम करेगा, पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, सूरीनाम के लिए भी, होनोलुलु के लिए भी, और किसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया, USA, सबके लिए काम करेगा, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होगा कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट होते हैं ऐसे रिसोर्सेज। ओशन में अगर आप देखो तो 200 नॉटिकल माइल, मतलब 12 नॉटिकल माइल जहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, उसके आगे का बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हमारा जिस एरिया में हम लोग इकोनॉमिक काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद का जो 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो बिलोंग टू ओपन ओशन, वो ओपन ओशन कहलाता है। वहाँ पे कोई भी मछली और ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकता, मछली नहीं मार सकता। तो उसको क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ता है, दैट इज इट, ठीक है। इसको समझ लेना, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का समझ में आ गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे 200 नॉटिकल माइल, मतलब 370.4 किलोमीटर। स्लाइड को देखो, यहाँ पे आपके बुक में नहीं दिया हुआ है 370.4 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट खत्म हो गए। अब इसका लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें पहला जो आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब पोटेंसी है लेकिन खर्च नहीं हुआ, जैसे आपके अंदर पढ़ने की पोटेंसी है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी अ वर्ल्ड लीडर, बट आप पढ़ते ही नहीं हो, आपके अंदर कैपेसिटी है बट उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसी तरीके से पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है, मतलब रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, किसी एरिया में वो रिसोर्स है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। आप ध्यान दो, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, बट हम लोग उसको अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये क्या कह रहा है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये देखिए, ये राजस्थान और गुजरात, तो ये पाकिस्तान का सटता हुआ बॉर्डर देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना। इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है और बहुत ही तेज़ हवाएं चलती, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया इस तरीके से? ओके, आगे बढ़ें। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब इसके आगे आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जिसको हम लोग सर्वे करेंगे, मतलब कि पता चल गया कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ पेट्रोलियम या सोना या चांदी कुछ भी मिला है कुछ ज़मीन के नीचे, तो वहाँ पे हम लोग सर्वे करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करेंगे। अगर वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा, मतलब पता चला है कि थोड़ा सा ये एक मग वहाँ से तेल निकलेगा, तो थोड़ी ना उसको खोदने के लिए जाएंगे, तो जितना खर्चा हो जाएगा उससे कम ही तेल निकलेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सर्वे करने के बाद उसको देखेंगे कि क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से डिटरमाइन फॉर द यूटिलाइजेशन, अगर वो यूटिलाइजेशन के लिए यूज होगा तो उसको हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी, मतलब कितना ज़्यादा फिजिबल है, यूज करने लायक है, उपयोगिता कितनी ज़्यादा है उसकी, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें कितना जल्दी उसको निकाल सकते हैं, कितना इफिशियंटली उसको हम निकाल सकते हैं, इसके बेस पे हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। हमारा लास्ट पॉइंट आता है, थर्ड लास्ट पॉइंट आता है, मतलब सेकेंड लास्ट है ये, सॉरी, हाँ सेकेंड लास्ट है ये, स्टॉक। स्टॉक में क्या आता है, मिनरल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सारे मिनरल जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन नीड्स। दैट इसमें क्या हो जाएगा कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में पोटेंसी तो है कि इसको हमारे नीड को वो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर सकें। सो दीज आर इंक्लूड अमंग द स्टॉक्स। इसका एग्जांपल देखिए, वाटर। वाटर में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, एनर्जी का सोर्स है, मतलब इस तरीके से इसमें रिच एनर्जी सोर्स कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इससे अच्छी तरीके से एनर्जी बना सके। तो पानी तो है बट यहाँ से एनर्जी अच्छे से निकल नहीं रही है, तो इस दिस इज कॉल्ड स्टॉक, मतलब हमारे पास है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी के अभाव में ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट जो होता है वो है रिजर्व्स। आज के लिए इतना ही रहेगा, ये रिजर्व्स के बाद हम छुट्टी करेंगे। क्या है कि रिजर्व्स में क्या है कि दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technological know-how but their use has not being started। मतलब कि जो रिजर्व है उसको क्या कहते हैं, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में उतना चीज़ है, हमारे टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल, जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अवेलेबमेंट है, जो अवेलेबल है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उसको हम फ्यूचर के यूज़ के लिए रखेंगे कि अभी उसको हम खर्च कर लिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सो दीज कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे रिवर का वाटर है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं प्रेजेंटली। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अभी इसका यूज हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिट एक्सटेंट के लिए इसका हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ा सा बना लिया एनर्जी, फिर बाद में देखेंगे, मतलब जब हमको स्कार्सिटी होगी एनर्जी की तो अच्छे से अच्छे लेवल पे बनाए, क्योंकि रिवर अभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, सो दस द वाटर इन द डैम्स एंड द फॉरेस्ट हैव द इनॉर्मस source of energy, so these are the reserves which can be used in the future। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया कि रिसोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका इंटरडिपेंडेबिलिटी टेक्नोलॉजी, रिसोर्स का और इंस्टीट्यूशंस का किस तरीके से है। ठीक है, नेचर के साथ, है ना। इसके बाद में आपने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है, ओनरशिप क्या है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। इस तरीके से आप लोग इतने पॉइंट को जान गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो उस पर कमेंट भी कीजिए अच्छा सा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन को मतलब कुछ समझ में ना आया हो तो वहाँ पे टाइप कीजिए आराम से, और मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, या तो वीडियो में दे दूँगा या फिर आपको यहाँ पे दे दूँगा। ओके, बाय बाय, good night, see you again in next lecture।